हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी। आज हम फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिखा है। क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हमको इसका डेरिवेशन बनाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसका डेफिनेशन तो क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, कि किसी भी एक पोजीशन, फिक्स पोजीशन है, उसके चारों ओर अगर मतलब कि उसके दोनों ओर अगर कोई भी मीन पोजीशन के बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो। ठीक है, ठीक। अब नीचे देख लेते हैं। अ पार्टिकल दैट अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, वन डायमेंशन में, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है in a simple harmonic oscillator the restoring force is proportional to displacement and oppositely directed। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट की, जो कि अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। दैट्स वाई यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो के है, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है v, ठीक है, वो हमारा होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लिया है। फिर यहाँ पे बोल रहा है द वन डायमेंशनल श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। ठीक है, हम लोगों ने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन भी पढ़ा है, हम लोगों ने टाइम इंडिपेंडेंट वाला भी पढ़ा है। तो मैं आपको इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन और डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है, दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन हम ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पहले मिल चुका है इसलिए। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन में v होता है, तो हम v का वैल्यू वहाँ आसानी से पुट करके अपना डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने v का वैल्यू पुट कर दिया है, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं देखिए, लेट अस इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल q सो दैट q इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा x। ठीक है, तब हम x का वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे q अपॉन अल्फा। ठीक है, और अगर हम इस वाले को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन मिल जाएगा हमको, इक्वेशन 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इक्वेशन थर्ड में हम लोगों को किसका किसका वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू भी हमको चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, डी साई अपॉन डी एक्स लेते हैं। ठीक है, तो डी साई अपॉन डी एक्स लिए। ठीक है, अब इसी को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में देखिए दोनों सेम ही है, बस हमने इसको फॉर्म को चेंज किया। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोगों को पता है डी क्यू अपॉन डी एक्स का अल्फ़ा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ लिखे तो हमको इक्वेशन 5 मिल गया। ठीक है, अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे ये वैल्यू मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब क्या यहाँ पे किया गया है, अब डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग इस इक्वेशन को क्या किया, सेट किया है। ठीक है, क्योंकि ये तो डी साई अपॉन डी क्यू है। ठीक है, तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट होगा नहीं। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा डी क्यू अपॉन डी एक्स का। ठीक है, हमने इसको पढ़ा है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में, तो हमने 12th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम 4, 5 और 6 इक्वेशन का यूज़ करके अगर उसको हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हम देख लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। इसमें अगर हम 4, 5 और 6 इसका वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू हमको मिलेगा। ठीक है,
और याद रखिएगा कि डी क्यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो होता है वो अल्फ़ा होता है, ठीक है। अब हम लोगों का क्या होगा, अब हम लोगों को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब हम 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को अगर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेट अस चूज अल्फा सच दैट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो है एम के अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फ़ा टू द पावर 4, इसको हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम अल्फ़ा 4 का वैल्यू ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम अल्फ़ा 4 का वैल्यू ये भी हो सकता है जब हम पावर को इधर ले आएंगे, तो इक्वेशन 9 हमारा। और जो लैम्डा है, लैम्डा को हम ये पूरा वैल्यू जो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, इसको हम पूरा लैम्डा ले रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 10। इस इक्वेशन को देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। लैम्डा के वैल्यू को जो भी है उसको मैंने सॉल्व किया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 11 मिल जाएगा लैम्डा का वैल्यू। अगर हम 8, आप इक्वेशन 8 देखिए और 10 देखिए, ठीक है, उन दोनों को अगर हम 7 में रखेंगे, इक्वेशन 7 क्या है, इक्वेशन 7 में रखें, ठीक है, वैल्यू, तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा हमको डी स्क्वायर साई अपॉन डी क्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 12 मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है लेट फॉर एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन वी हैव, जहाँ पे जो क्यू स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन होगा लैम्डा के, ठीक है। तो इक्वेशन 12 क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 13। अब इक्वेशन 13 का जो सॉल्यूशन होगा साई इज इक्वल टू ई टू दी पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगर जो साई है वो साई इक्वल है हमारा ई टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के, जो कि एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, लेट द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 12, ठीक है। इक्वेशन 12 आपको दिख रहा है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एच क्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन 14 ले लेते हैं। यहाँ जो एच क्यू है, ठीक है, वो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड पे, ठीक है, इक्वेशन 14 के, तो हमारे ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना तो आपको आता ही है। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट भी करेंगे इक्वेशन 15 को, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 16 हमको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वेशन 13 एंड 16 का यूज़ करना है 12 में। आपको इक्वेशन 16 तो दिख ही रहा होगा, 13 भी ये हमारा इक्वेशन 13 है। अब इसका यूज़ हमको क्या करना था, इक्वेशन 12 में, ठीक है। ये 12 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगा हमको। अब हमको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू ईजिली मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू ईजिली मिल जाएगा, इक्वेशन 17, ठीक है। तो इक्वेशन 17 कैन सॉल्व बाय पुटिंग एच क्यू इज इक्वल टू समेशन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर क्यू एस प्लस आर, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि एच क्यू वहाँ पे पॉलिनोमियल था, ठीक है। इक्वेशन 18 मिल जाएगा। अब इक्वेशन 18 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों में, ठीक है, दोनों साइड, तो हमारा एच डैश और एच डबल डैश का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपली, फिर उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 19 और 20 हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 18, 19 और 20 दिख रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोगों को इक्वेशन 17 में पुट करना है, एच और एच डैश और एच डबल डैश का जो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर एच डबल डैश होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमने वैल्यू पुट किया इक्वेशन 17 में, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन 21, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। इक्वेशन 21 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन 22 ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। This equation is a power series and is satisfied only if coefficient of each power in Q
मस्ट बी सेपरेटली इक्वल टू 0, ठीक है। इसीलिए फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो ए है ए नॉट एस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या किया गया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ क्यू टू 0, ठीक है। क्यू से 0 किया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए 0 लिया गया, आर को जो है वो 0 लिया गया है, ठीक है। ए आर था ना वहाँ पे इक्वेशन 22 में, ठीक है, उसको देख लीजिए, आर को 0 लिया गया है। तो ए 0 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू 1, एस के 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमिलरली वी कैन इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ अदर पावर ऑफ क्यू टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउ इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ क्यू एस प्लस आर वी गेट, ठीक है। 0 के इक्वेट कर रहे हैं किसको, कोफिशिएंट ऑफ क्यू टू द पावर एस प्लस। अब हमारा ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा, ए आर प्लस 2 एस प्लस आर प्लस 2 एस प्लस आर प्लस 1 माइनस ए आर 2 एस प्लस आर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम ए आर प्लस 2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन जो 24 मिला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो इक्वेशन है, ये रिलेशन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रिकर्जन फार्मूला, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बोल रहे हैं रिकर्जन फार्मूला, ठीक है। फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट फॉर फिनाइट सीरीज न्यूमरेटर ऑफ 24, इक्वेशन 24, ठीक है, विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन 24 का जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उसको अगर हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है, ये वाला टर्म 2s प्लस 2r प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 किए तो हमारा लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा है। फिर अगर 23 फ्रॉम 23, इक्वेशन 23 क्या, ये हमारा इक्वेशन 23 है। अब देखते हैं आगे। इक्वेशन 23 में बोला गया था कि जो s है वो या तो 0 है या तो 1 है, ठीक है। तो उससे हम लोगों को अब अगर लैम्डा के वैल्यू में वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एक एक करके, तो लैम्डा के 2 वैल्यू मिलेंगे आपको, जो यहाँ आपको दिख रहा है 2r प्लस 1 एंड 2r प्लस 3। सो जनरली वी राइट लैम्डा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू 0 to 2 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, वी नो फ्रॉम 11 इक्वेशन हमने देखा था, ये हमको मिला था लैम्डा का वैल्यू जिसमें, तो अब सेटिस्फाई कर रहा है 2n प्लस 1, ठीक है। हम लोगों का इस इक्वेशन को हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आइगन वैल्यू के लिए हमारा ये 2n प्लस 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों को हम अगर इक्वल कर देंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये लाइन हमारा, और ई का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। तो जो √k/m है उसका वैल्यू हम लोगों का होता है ओमेगा, ठीक है। तो हमको इस तरह से ई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 2 होगा, ठीक है। सो देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू विच आर आइगन वैल्यू ऑफ ऑसिलेटर। यहाँ पे जो भी एनर्जी वैल्यू मिलेगा, ठीक है, अगर हम पुट करते जाएंगे n का वैल्यू 0 1 2 3 4 इस इक्वेशन में, तो इस टाइप से जो भी हमको वैल्यू मिलेगा वो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के आइगन वैल्यू होंगे, ठीक है। हमने ये डेरिवेशन सॉल्व किया, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा या कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मैं ही खुद बोल भी रही हूँ और मैं अपने हाथ से खुद से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पे समझ ना आए या फिर कोई लाइन ना दिख रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।